Hello students, welcome to class 9th and today we are continuing our chapter number 1 पालमपुर की कहानी। बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में भूमि पर जो है उत्पादन बढ़ाने की प्रणाली के विषय में पढ़ा था और आज हम हरित क्रांति के दुष्परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई। देखिए, जैसे हम पेस्टिसाइड या जैसे रासायनिक जो खाद वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है धीरे धीरे जो है मिट्टी की उर्वरकता यानी कि मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आने लग गई है। नलकूपों के सिंचाई के कारण, नलकूपों से जो जैसे ट्यूबवेल वगैरह से हम सिंचाई करते हैं, तो भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया, यानी भूमि के भीतर का जो जल है स्तर, जल का जो वाटर लेवल है वो कम हो गया है। क्योंकि देखिए, पहले तो कुओं से रहट की सहायता से या वर्षा के ऊपर जो है कृषि निर्भर रहती थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब हम जो है मतलब ट्यूबवेल की सहायता से और हमें बिजली जो है प्राप्त हो चुकी है। तो बिजली और ट्यूबवेल की सहायता से हम जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन को एक साथ ही जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जल जो ये सिंचाई के लिए जल जो है दे सकते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, अत्यधिक जल जो भूमि से निकलता है, इसके कारण जो है जल का स्तर बहुत कम होता जा रहा है और पर्यावरण प्रदूषण में भी बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, जब हम ये पेस्टिसाइड वगैरह खाद वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो इससे जो है हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी, जैसे देखिए, फसलों के साथ साथ जो है हमारा जो वातावरण है वो भी जो है ख़राब होता है। प्रदूषण आपको पता है कई तरह का है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जो है भूमि प्रदूषण। तो ये सारा ये रासायनिक जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, जैसे उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है वो वायु प्रदूषण करता है। जैसे गाड़ियों से निकलने वाली ये जो धुआं है, पेट्रोल आदि डीजल आदि के जैसे गाड़ियाँ चलती हैं उनसे जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है। साथ के साथ जैसे मान लीजिए जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो गंदगी है, रासायनिक जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी रासायनिक चीज़ें जो हम मतलब उत्पादन के तैयार होने के बाद जो उनको जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, तो उनसे जो है जल प्रदूषण होता है। और थल प्रदूषण आपको पता है, भूमि प्रदूषण, ये पेस्टिसाइड वगैरह इन सब चीज़ों से मिट्टी का धीरे धीरे उपजाऊपन ख़त्म होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारे आसपास के जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित कर रही है। देश में रासायनिक खाद का प्रयोग सबसे अधिक जो है पंजाब में होता है। तो देखिए, अगर हम स्टेट्स के बारे में बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो ये है पंजाब क्षेत्र। इसके बाद देखिए, भूमि वितरण प्रणाली हमारा इससे नेक्स्ट जो है टॉपिक है कि पालमपुर के जो किसान हैं उनके पास जो भूमि है वो किस प्रकार जो बटी हुई है। तो देखिए, पालमपुर में लगभग 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई यानी कि 1/3 कितने परिवार हो गए, 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। जो अधिकांशतः क्या है, दलित वर्ग है। दलित यानी पिछड़ा हुआ वर्ग या नीची जाति से संबंधित लगा लीजिए। तो ये जो वर्ग हैं इनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है। बाकी जो परिवारों में से 240 यानी 400 में से जो 240 परिवार हैं उनके पास भूमि है, जो कि 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले भूमि के टुकड़ों पर वो लोग कृषि करके अपना जो है जीवन यापन करते हैं। इसके बाद देखिए, पालमपुर में 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, यानी कि इनके पास ज़मीन है थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा है। और कुछ बड़े जो किसान हैं, ज़मींदार हैं, उनके पास 10 हेक्टेयर यानी उनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं। वो मतलब गांव के बड़े बड़े ज़मींदार हैं, ज़मींदार वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इन लोगों के पास भूमि ज़्यादा है। तो देखिए, इस तरह से जो है पालमपुर के गांव में किसानों के मध्य या मतलब वहाँ के लोगों के मध्य भूमि का वितरण इस प्रकार से हुआ है। इसके बाद देखिए, श्रम की व्यवस्था हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पालमपुर में श्रम कौन करता है, यानी व्यवस्था कैसे, श्रम की क्या व्यवस्था है। श्रम मतलब जैसे मेहनत मजदूरी का जो काम है वो कौन करता है। तो देखिए, छोटे किसान तो अपने खेतों पर अपने परिवारों के साथ स्वयं काम कर लेते हैं। उन्हें तो किसी तरह के जो है श्रम को जैसे किसी मतलब ऐसे मज़दूरों की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनके पास भूमि पहले से ही बहुत कम होती है। तो वो अपनी छोटी मोटी जो भी उनके पास भूमि है उसी के ऊपर वो अपने परिवार के साथ काम कर लेते हैं, उन्हें मज़दूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो मंझले यानी
कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, और जो बड़े किसान हैं, ज़मींदार हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो अपने खेतों पर स्वयं काम नहीं करते, वे जो है दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगा लेते हैं। तो यानी कि देखिए, काम करवाते समय जो उन्हें सस्ती मजदूरी के तहत जो है उन्हें लगा लेते हैं किराए पर, मतलब जो है श्रमिकों को अवेलेबल करवा लेते हैं। उसके बाद देखिए, पालमपुर में जो खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है, कंपटीशन की भावना है, क्योंकि देखिए बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो लोग हैं साल भर, क्योंकि उनके पास पहले ही से ही ज़मीन नहीं है, तो वो रोज़गार की तलाश में रहते हैं, और वो मतलब कम से कम वेतन में भी काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए श्रम की व्यवस्था पालमपुर में ऐसी है। इसके बाद देखिए, खेतों के लिए जो आवश्यक पूंजी है, यानी कि आपको पता है जब बुआई का मौसम शुरू होता है तो किसानों को खेतों को बहाने के लिए या सिंचाई व्यवस्था करने के लिए या खाद वगैरह, बीज वगैरह, कीटनाशक, ये सब चीज़ें जो है लेने के लिए उन्हें कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है। तो यही हमारा अगला विषय है कि खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, ये जो व्यवस्था है ये कहाँ से होती है, गांव का किसान जो है ये व्यवस्था कहाँ से करता है। तो छोटे जो किसान होते हैं गांव के बड़े किसानों से, या गांव के जो साहूकार हैं, या जैसे कृषि व्यापारी है जिनके पास वो अपनी फसलें बेचने जाते हैं, उनसे उधार ले लेते हैं। लेकिन जो बड़े ज़मींदार हैं, बड़े बड़े किसान हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो खेती से बचत के माध्यम से, देखिए मैंने आपको इससे पिछले पॉइंट में बताया था कि किस तरह से जो है उनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा होती हैं, और क्योंकि इस गांव में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोग ज़्यादा और ऐसे परिवार वाले ज़्यादा है जिनके पास भूमि नहीं है, तो वो कम से कम जो है श्रम पर, कम से कम मजदूरी पर जो है काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, जिससे ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। वो कड़ी मेहनत करवाते हैं अपनी ज़मीन पर, और जो है इनकी जो खेती से जो उपज होती है, साथ में जो श्रम की जो बचत होती है, ये बहुत ज़्यादा जो है पैसा बचा लेते हैं। तो इस पूंजी को ये जो है अब ये अगले जो नए वर्ष में जो खेतों की बिजाई वगैरह में उनका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, खेती से प्राप्त उपज बेचकर भी जो है पैसा अधिक कमा लेते हैं ये ज़मींदार लोग। तो इस तरह से जो है ये अपनी पूंजी की व्यवस्था करते हैं। अगला पॉइंट है कि अधिशेष जो कृषि है वो उत्पादों की बिक्री। अधिशेष मतलब देखिए, यहाँ पर जैसे कृषि जब खेती होती है, फसल पकने पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है फसल, जैसे मान लीजिए हमने गेहूँ बो दिया, तो गेहूँ अगर हमने 10 हेक्टेयर में अगर गेहूँ बोए हैं, तो मतलब जो ग्रामीण परिवार के लोग होते हैं वो अपने साल भर का खर्च के लिए जो गेहूँ रख करके बाकी सारा जो गेहूँ है वो मंडियों में पहुंचा देते हैं। तो ये बाकी बचा हुआ जो कृषि उत्पाद है, इसको हम अधिशेष कृषि कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। तो देखिए, जो बचे हुए जो कृषि उत्पादन है उसकी बिक्री कैसे होती है। तो देखिए, बचे हुए अनाज की व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। पालमपुर में जो किसान हैं वो उपभोग के लिए कुछ अनाज रख लेते हैं, बाकी जो अधिशेष गेहूँ है वो मंडियों में बेच आते हैं। और साथ में जो है ये सब्जियां वगैरह भी जो मतलब ये उगाते हैं, तो ये भी चीज़ें जो हैं ये मतलब मंडियों में बेचते हैं। तो इस तरह से देखिए, जो पालमपुर का जो गरीब किसान है जिसके पास भूमि थोड़ी है, वो तो उसके पास तो उपज ही इतनी होती है कि उसका साल भर का जो है वो परिवार का खर्च ही चल पाता है। तो ज़्यादातर जो ज़मींदार लोग हैं, बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं, बड़े किसान हैं, वही जो है इस जो अधिशेष जो कृषि उत्पाद हैं इनको मंडियों में बेचते हैं। और इसके बाद हमारा जो है अंतिम जो पॉइंट है वो है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। ये जब हमने अपने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी भी हमने पढ़ा था। तो देखिए, पालमपुर में जो प्राथमिक जो क्रिया है वो तो कृषि है, यानी कृषि के माध्यम से, यानी ज़्यादा तो मुख्य व्यवसाय जो है पालमपुर का वो है कृषि। लेकिन क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे लोग भी हैं, ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास भूमि जो है खेती के लिए भूमि ही नहीं है, तो अब वो अपना भरण पोषण कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो डेयरी। तो डेयरी देखिए, डेयरी जो है ये जो यहाँ की जो है दूसरा एक गैर कृषि क्रिया है दूसरे नंबर की। क्योंकि देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है किसान के जो लोग हैं वो पशुओं को पालते हैं, और साथ में पशुपालन के सहायता से वो जो है पशुओं से प्राप्त उत्पाद जो हैं वो प्राप्त करते हैं, जैसे दूध है, और जैसे अभी बचे जो ये दूध उत्पादन होता है,
इसको फिर ये रायगंज नामक जो गांव है उनके आसपास ही है, वहाँ पर बेच करके जो पैसे कमाते हैं। दूसरा है लघु स्तरीय निर्माण। इसमें देखिए फैक्ट्रियाँ आती हैं, तो फैक्ट्रियों के अंदर जो है जो किसान जिनके पास भूमियाँ नहीं है वो आसपास की जो फैक्ट्रियों में छोटा मोटा काम कर लेते हैं। लघु उद्योगों में जो विनिर्माण क्रियाएं ये जो हैं ये करते हैं। तो ये जैसे आसपास के जो छोटी मोटी फैक्ट्रीज़ हैं तो उसमें जो है ये किसी प्रकार की जो भी है काम धंधा जो इनको मिल जाता है उस तरह का काम कर लेते हैं। तीसरा देखिए पालमपुर में गैर कृषि क्रिया है दुकानदारी। तो दुकानदारी आपको पता है शहरों से ये जो लोग हैं पालमपुर के, ये आसपास के जो शहर हैं वहाँ से जो है ये सस्ती थोक में जो चीज़ें हैं वो ला करके अपने गांव में बेचते हैं। तो इस माध्यम से भी वो अपने घर का जो है वो खर्च चलाते हैं। इसके और जो इसका अंतिम पॉइंट है गैर कृषि क्रिया का वो है परिवहन। देखिए पालमपुर और रायगंज के बीच में कई वाहन चलते हैं, आपको पता है वाहनों में जैसे ट्रैक्टर है, जैसे टेम्पू हैं, ये सब चीज़ें जो है वो लोग चला करके या सेवाओं के मतलब इस तरह की जो बहुत सारी सेवाएं वो लोगों को जो है प्रोवाइड करते हैं और बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 3 पहिया वाहन अगर वो चलाते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो ऑटो रिक्शा की जो सुविधा है अगर वो पालमपुर से रायगंज के बीच में चलाते हैं तो उनसे जो है जो यात्री हैं यात्रियों से उन्हें धन मिलता है। इस तरह से वो जो है अपना घर का खर्च चलाते हैं। तो ये जो पालमपुर में कृषि के अलावा 4 जो हैं गैर कृषि क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से पालमपुर के जो लोग हैं वो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो इस तरह से जो ये आपका पूरा चैप्टर है पालमपुर जो गांव था, पालमपुर की कहानी मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। ये सभी पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।